हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास शो में जिसका नाम है कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट को पावर्ड बाय चिन्मय ट्यूटोरियल। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यूटिलिटी नाम का चैप्टर पढ़ा था और यूटिलिटी नाम के चैप्टर में अपन लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी खत्म कर लिया था। कार्डिनल यूटिलिटी में अपन डीएमयू तक खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि भाई एक कंज्यूमर कब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब जानने के लिए अपन लोगों को दो प्रकार के केस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस आता है वन कोमोडिटी केस। ध्यान से सुनो, वन कोमोडिटी केस। अब क्वेश्चन आता है सर वन कोमोडिटी केस का मतलब समझाओ क्या होता है। वन कोमोडिटी केस का सर मतलब समझाओ क्या होता है। देखो, एक कंज्यूमर जब भी कोई चीज परचेज करता है तो तीन बातों पे डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस क्या है, नंबर दो मिलने वाले यूटिलिटी क्या है जिसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी मनी में क्या है, मतलब रुपए के बदले में कितनी यूटिलिटी मिली, कि जितने रुपए हम खर्च करके आए क्या उसके लेवल की है या नहीं है। तो कोई भी इंसान कोई कमोडिटी को परचेज करता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। प्राइस क्या है, उससे यूटिलिटी कितनी है, और मनी में मेजर करते हैं तो यूटिलिटी क्या है। इसका मतलब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल में क्या है कि ये इंसान मन में सोच रहा है, ध्यान से सुनना, ये इंसान मन में सोच रहा है कि अगर मेरी जेब से 1 रुपया जाता है, अगर मेरी जेब से 1 रुपया जाता है तो मुझे चार यूनिट्स मिलनी चाहिए। 4 यूनिट्स यूटिलिटी के रूप में मिलना चाहिए। 4 यूनिट्स यूटिलिटी के रूप में मिलना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर अगर ये इंसान सोच रहा है कि अगर मेरी जेब से 1 रुपया जाता है, मेरी जेब से 1 रुपया जाता है तो मुझे 4 यूनिट्स मिल जानी चाहिए। मतलब 1 रुपया अगर मेरी जेब से जा रहा है तो मुझे 4 यूनिट्स मिलना चाहिए, यूटिल्स बोल सकते हो, यूटिल्स मिलना चाहिए, राइट, यूटिल्स मिलना चाहिए। अब बात आती है कि जब 4 यूटिल्स मिलेगी, एक तो ये, और फिर जो प्राइस मार्केट में एक्स नाम का, मतलब मैं एक्स नाम का प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, तो एक्स नाम के प्रोडक्ट की प्राइस भी 4 रुपए है। कितने रुपए हैं? 4 रुपए। अब सुनो मेरी बात, सपोज करो ये आपका एक्स कमोडिटी है, एक कमोडिटी, पहली कमोडिटी आपने परचेज की और उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको फॉर एग्जांपल 20 रुपए, 20 यूटिलिटी मिल गई। ध्यान से सुनना, लॉजिक समझना, बड़ा प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे हार्ड टॉपिकों में से एक टॉपिक है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड को धीरे कर लिया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक इंसान है जो 1 रुपए में 4 यूटिलिटी पाना चाहता है और मार्केट में प्राइस भी क्या चल रही है, 4। उसने पहली यूटिलिटी परचेज की, ध्यान से सुनना, पहली यूनिट परचेज की, इसे यूटिल्स बोल दूंगा तो ज्यादा बढ़िया है, यूटिल्स ले लो भाई, यूटिल्स। पहली कमोडिटी परचेज करने से उसे यूटिलिटी मिली 20, उसे यूटिलिटी मिली 20। अब आप सोचो ये 20 यूटिलिटी तो 4 रुपए खर्च करके मिली है, क्योंकि क्वांटिटी की रेट क्या है, यूनिट की रेट क्या है, 4 रुपए। एक कमोडिटी को परचेज करते हैं तो 4 रुपए लगते हैं। इसका मतलब आपको जो यूटिलिटी मिली है 20, वो 20 तो पहली पहली यूनिट को परचेज करने में आपके 4 रुपए गए, लेकिन यूटिलिटी कितनी है, 20। तो इसका मतलब 20 यूटिलिटी 4 रुपए खर्च करके मिली है, तो 1 रुपए के बदले में भी तो निकाल सकते हो। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब ये हो गया कि आपका 20 यूटिलिटी मिली है, कितने रुपए खर्च करके, 4 रुपए खर्च करके। 4 रुपए, ये 4 रुपए ये नहीं है, ये 4 रुपए ये वाला है, ये 4 रुपए ये वाला है, ये 4 रुपए ये वाला है। तो 20 यूटिलिटी मुझे मिली है 4 यूनिट्स को, बताओ बताओ, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स नहीं है, ध्यान से सुनना, 20 यूटिलिटी मुझे मिली है 4 रुपए खर्च करके। तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 1 रुपए के बदले में मुझे यूटिलिटी मिली है 5। मुझे 1 रुपए के बदले में यूटिलिटी मिली है 5। इसका मतलब मैं सोच रहा था कि 1 रुपए में कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, 4, लेकिन मिली कितनी, 5। तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ, फायदा। फायदे को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, राइट। दूसरा, मैंने दूसरी यूनिट्स परचेज की और मुझे उससे यूटिलिटी मिली 18। और देखो ये घटता जाएगा, घटता क्यों जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी यूनिट को परचेज करने पे मुझे यूटिलिटी मिली 18, तो उसका मतलब 18 यूटिलिटी मुझे मिली, लेकिन मार्केट में प्राइस तो आज भी 4 है, तो 18 यूटिलिटी मुझे 4 रुपए खर्च करके मिली, मतलब डिवाइड 4, तो 1 रुपए के बदले में मुझे यूटिलिटी मिली 4.5।
और 4.5 और मैं चाहता कितना था 4, यहाँ पे भी फायदा, चाहता था 1 रुपए में 4 मिले लेकिन मिली कितनी 4.5, तो मेरा फायदा, तो ये भी कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसको भी अपन लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद आता है मैंने तीसरी यूनिट परचेज की, तीसरी यूनिट परचेज करने से ये आ गया 16, तो इसका मतलब मुझे 16 यूटिलिटी मिली 4 रुपए खर्च करके, क्योंकि यूनिट की रेट तो 4 रुपए ही है ना, तो 16 को डिवाइड मैंने 4 कर दिया, इसका मतलब मुझे 4 रुपए मिले, सॉरी 4 यूटिलिटी मिली। चाहता कितना था 4 मिले, मिली कितनी 4, सोचा था उतना ही मिला, इसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में वन कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं, और वन कमोडिटी केस ये बोलते हैं कि भाई कितना चाहता था और कितना मिला, यहाँ पे ज्यादा मिला, यहाँ पे ज्यादा मिला, लेकिन यहाँ पे तो बराबर मिला, तो इसे बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मान लो मैंने चौथी यूनिट और परचेज की और यहाँ पे मिल गया मेरे को 10, तो 10 यूटिलिटी मिली मुझे कितने रुपए खर्च करके 4 रुपए, तो 10 को डिवाइड 4 कर दिया तो आया 2.5। अब 2.5 यूटिलिटी मुझे मिली, लेकिन चाहता कितना था 4, मतलब 4 चाहता था 2.5 मिली, मतलब मुझे हो गया घाटा, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर डेफिसिट, इसे अपन बोलते हैं कंज्यूमर डेफिसिट, इसे अपन बोलते हैं कंज्यूमर डेफिसिट। और उसके बाद मान लो 5वीं यूज की तो मुझे मिली 0, अब 0 मिली तो 0 डिवाइड 4, तो इसका मतलब मुझे कुछ 0 आ गया, और ऐसे ही आपका घटता जाएगा। तो इसका मतलब अगर आगे चलते जाएंगे तो कंज्यूमर डेफिसिट आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तब आपको क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे 4 और आपको मिली भी कितना 4, तो जितना चाहते थे उतना ही मिला, उसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका MUX है, ये क्या है MUX, और ये मेरा मान लो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर है कंज्यूमर सरप्लस और इक्विलिब्रियम के नीचे है कंज्यूमर डेफिसिट, और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। राइट एवरीबॉडी, तो यहां तक मैंने वन कमोडिटी केस का मतलब समझा दिया। इसका मतलब ये, अगर देखो ध्यान से सुनो, अब जो मैं समझा रहा हूं ना, सबसे भयानक टॉपिकों में से एक टॉपिक है दोस्तों। सोचो ये 20 डिवाइड 4 किया, ये 20 डिवाइड 4 का मतलब 20 तो मुझे यूटिलिटी मिली। तो देखो MUX 20 को डिवाइड 4 से किया तो 4 क्या था, प्राइस, तो MUX डिवाइड PX, 20 क्या है MUX, डिवाइड किसे किया PX, इक्वल टू ये जो यूटिलिटी आती है वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए MUM, मतलब 1 रुपए के बदले में कितनी यूनिट चाहते हो 4। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो पहले वाले में कितना आया था 5 और इधर आया था 4, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। दूसरे वाले में 4.5 इक्वल टू 4, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन अगले वाले में 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, और ये अपना फॉर्मूला बन गया MUX डिवाइड PX इक्वल टू MUM। राइट, यही आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट ये नहीं समझाया, मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज चली जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। राइट, उसके बाद क्वेश्चन आता है, वन कमोडिटी केस तो खत्म हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया MUX डिवाइड PX और इक्वल टू MUM, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो वापस बोल रहा हूं MUX डिवाइड PX इक्वल टू MUM, ये बन गया आपका फॉर्मूला दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि यहां तक फॉर्मूला जब बन जाता है तो यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सर आपने पढ़ाया था वन कमोडिटी केस, ये तो जो आपने पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था वन कमोडिटी केस। लेकिन क्वेश्चन आता है कि टू कमोडिटी केस के बारे में अगर बात करें, टू कमोडिटी केस, 2 और मोर कमोडिटी केस, अगर आप 2 या 2 से अधिक कमोडिटी परचेज करते हो तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। जैसे सपोज करो ये आपका एग्जांपल है, विदाउट एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा। यूनिट है और ये है MUX और ये है MUY, मतलब इस बार में X प्रोडक्ट नहीं, मैं Y भी ले रहा हूं। मतलब X से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, मतलब MUX, और Y से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, मतलब MUY। अब सोचो पहली यूनिट मैंने परचेज की, इससे मिला मेरे को 25 और इससे मिला मेरे को 30। सबसे बड़ा लेवल है, ध्यान रखना, ये लास्ट है, सबसे हार्ड टॉपिक ये लास्ट है। 2 नंबर अगर बात करें तो दोस्तों ये आता है 20
और ये आता है 26। 3 नंबर ये ऐसे ले रहा हूं मैं एग्जांपल, ये आता है 15 और ये आ गया 15। फिर आपका 4, 10 और ये आपका 2 और फिर 5 में 0 और ये आ गया 0। मतलब ये बोलना चाहता हूं कि ये जो एग्जांपल है ये बोलता है कि अगर कोई इंसान पहली यूनिट अगर x पे लगाता है तो उसे 25 यूटिलिटी मिलती है और y पे लगाता है तो 30 मिलती है, तो कॉमन सेंस वाली बात है जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां पे वो परचेज करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंज्यूमर है, ये इंसान है जो है कंज्यूमर, ये कंज्यूमर x भी खरीद सकता है और y भी खरीद सकता है। x की प्राइस भी 1 रुपये है और इसकी प्राइस भी 1 रुपये है और उसके पास मान लो 6 रुपये है, उसके पास 6 रुपये है। तो मान लो वो पहला रुपया इसकी प्राइस भी 1 है, इसकी प्राइस भी 1 है और टोटल मिला के उसके पास 6 रुपये है। टोटल मिला के उसके पास कितने रुपए हैं? 6। अगर वो पहला रुपया, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 1 रुपया, 2, 3, 4, 5, 6, इसके पास टोटल मिला के 6 है। अब अगर ये पहला रुपया अगर वो लगाना चाहता है तो मेरे को बताओ वो कहाँ पे लगाएगा, एक्स पे या वाई पे? तो आपका आंसर आएगा सर वाई पे लगाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों में से यूटिलिटी किससे ज्यादा मिल रही है? यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट रुपीज यहाँ पे चला गया, आया। अब ये दूसरा रुपया लगाना चाहता है तो बताओ ये कहाँ पे लगाएगा? तो सर ये आता है कि यहीं पे लगाएगा क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी क्या आ रही है? ज्यादा। तो मतलब ये दो रुपया भी चला गया। ध्यान से सुनना। फिर बताओ तीसरा रुपया कहाँ लगाएगा? तो तीसरा रुपया बताओ इन दोनों को छोड़ के कहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये तीसरा रुपया आप यहाँ पे लगा दोगे और ये मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए 3 रुपए। चौथा रुपया अगर बात करें तो इन तीनों को, ये तीनों हो गए। अब क्या बच गया? यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है तो चौथा रुपया आप लगोगे यहाँ पे, मतलब 4 रुपये यहाँ पे गए, आ गया। अब बताओ पांचवा रुपया और छठा रुपया। तो अगर मान लो मेरे पास 5 रुपये ही होते, अगर मान लो मेरे पास 5 रुपये ही होते तो ऐसी सिचुएशन में 5वां रुपया मैं कहाँ लगाता? तो आप क्या बोलोगे? सर यहां लगा दो या यहां लगा दो, बात एक ही है। 5वां रुपया चाहे यहां लगाओगे तो भी 15 यूटिलिटी मिलेगी और यहां लगाओगे तो भी 15 यूटिलिटी मिलेगी। तो दोनों में जब इक्वल यूटिलिटी मिलती है, दोनों में आपके पास जब लास्ट रुपया है और दोनों में यूटिलिटी क्या मिलती है? सेम मिलती है। तो जब सेम मिलती है मतलब इक्वल मिलती है, और जब इक्वल मिलती है इसी को बोला जाता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब मैंने डीएमयू के साथ एक लॉ था जिसका नाम था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। प्लस यहाँ पे अपन लोगों ने 2 और मोर कमोडिटी वाला केस है वो भी बहुत अच्छे से कर लिया है। ये बोलता है कि भाई साहब एक कंज्यूमर एक्स और वाई अगर परचेज करता है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मैं ज्यादा एग्जांपल ले नहीं सकता, तो अगर वो जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो वहां पे परचेज करना पसंद करेगा। और अगर उस वैसे खर्च करते करते मान लो उसके पास लास्ट पैसा बचा है, लास्ट 1 रुपया बचा है और 1 रुपया कहां पे लगाए? यहां लगाए या यहां लगाए? तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों में बराबर मिलता है, उसे अपन बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलता है, राइट? ये लो भाई खत्म। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी 2 और मोर कमोडिटी केस भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जब 1 कमोडिटी केस है तो ये फॉर्मूला होता है, तो 2 कमोडिटी केस है तो MUX डिवाइड PX इक्वल टू बोलो MUY डिवाइड PY, ऐसे करते रहोगे। और Z भी है तो MUZ इक्वल टू PZ, और ये सारा मिला के MUM के बराबर आना चाहिए कि 1 रुपए में जो मुझे यूटिलिटी चाहिए, चाहे ये दे चाहे ये दे चाहे ये दे, ये सारा बराबर आना चाहिए। तो ऐसे आपका चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये यूटिलिटी में कार्डिनल यूटिलिटी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। कार्डिनल यूटिलिटी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्डिनल क्या होता है? जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है, 1 2 3 4 नंबर में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कार्डिनल बोलते हैं। मार्शल था, उसके बाद TU MU AU, TU MU अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद आया था लो, अब अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो कितना ग्रिप बन गया। लो में बताओ क्या आया था? एक होता था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग क्या बोलता है? जैसे जैसे आप कोई चीज परचेज करते जाते हो यूटिलिटी गिरती जाती है, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग। लेकिन इक्वी मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जब आपके पास 1 रुपया और कमोडिटी 2 या दोनों में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो बराबर होता है, उसे बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस विद एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया है, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद आपका आता है, बताओ कौन सा? उसके बाद दोस्तों आती है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? सुनो भाई,
ध्यान से सुनना मेरी बात, 5-10 मिनट का टॉपिक और है, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ध्यान से सुनना, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है भाई साहब, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारे पढ़े हुए हो और मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और रिवीजन आप अच्छे से कर रहे हो, राइट एवरीबडी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है? ऑर्डिनल का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती दोस्तों, यहाँ पे क्या मैटर करती है? क्वालिटी। सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो बताओ तो सही ना। मैंने बोला देखो दोस्तों, होता क्या है, मार्शल इंसान है, ये देखो ये है मार्शल, ये इंसान है मार्शल और ये इंसान है हिक्स एंड एलन, ये इंसान है मार्शल। एक बार क्या हुआ, ये इंसान है जिसने कार्डिनल दिया था और ये इंसान है जिसने ऑर्डिनल दिया था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, ये हिक्स एंड एलन से बोलता है यार ये ना पागल हो गया मार्शल। ये क्या मतलब पागल, मतलब क्या बोलना चाहते हो? इन्होंने ये बोला कि भाई देख, ध्यान से सुनना, कि देख भाई मार्शल तूने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। थ्योरेटिकल अगर पढ़ना है, ये क्या बकवास वाली बात है कि 1 कप चाय पीते हो तो बता यूटिलिटी कितनी आती है, मैंने बोल दिया 10, इससे क्या हो गया? 1 सेकेंड रुकना, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब मार्शल है, मार्शल को हिक्स एंड एलन ने बोला कि भाई तेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट अगर नॉर्मली देखे तो तेरा सही है कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार प्रैक्टिकल लाइफ में अपन अप्लीकेबल हो सकता है। मतलब मैं आपके घर पे आया और मैं नाश्ता कर रहा हूँ आपके घर पे, और जैसे मैंने आपके नाश्ते में कतली उठाई और आपने उठाते बोला बताओ इसका यूटिलिटी कितनी मिलेगी? आपको नहीं लगता मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूटिलिटी को कंसीडर करना संभव नहीं होता। आप उसको रैंक दे सकते हो, क्या दे सकते हो? रैंक। मतलब ये जैसे सपोज करो मेरे पास 4 प्रोडक्ट है मार्केट में, 4, जैसे मेरे को मिठाई खानी है और मेरे पास 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में मैं रैंक दे सकता हूँ। पहले मेरे को ये अच्छी लगती है, फिर ये नहीं मिली तो ये, फिर ये, फिर ये। मतलब मैं कोई भी चीज को रैंक दे सकता हूँ, कि प्रायोरिटी दे सकता हूँ, प्रीफरेंसेस दे सकता हूँ, लेकिन आपको मैं यूटिलिटी को कंसीडर करके प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। इसीलिए इस कमी को ध्यान में रखते हुए हिक्स एंड एलन आया, उसने बोला ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग लगाएंगे। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग नंबर से नहीं रैंक से बताएंगे। हर एक इंसान अपनी रैंकिंग के बेसिस पे प्रायोरिटी दे सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा ऐसा आएगा। तो इंडिफरेंस अप्रोच यही है। तो इंडिफरेंस अप्रोच को देने वाला इंसान कौन था? हिक्स एंड एलन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे अपन रैंक और प्रीफरेंसेज के बेसिस पे आप चीजों को रैंक दे सकते हो, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एजम्पशन। यहाँ पे इस अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। देखो क्या क्या नाम है। नंबर 1 ऑर्डिनल अप्रोच, नंबर 2 ऑर्डिनल अप्रोच, नंबर 3 इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बात आती है कि सर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो हम लोग पढ़ेंगे, ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोचेज क्या बोलती है? इंडिफरेंस। बहुत गजब का टॉपिक है, अच्छे से समझना। लेकिन याद करो डीएमयू पढ़ने से पहले मैंने कुछ एजम्पशन बताई थी, सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ये बोलता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एजम्पशन है वो हमारी माननी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। बात आती है वो कौन सी एजम्पशन है? नंबर 1, कंज्यूमर इज रेशनल। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल का मतलब होता है मर्जी का राजा, उसे पूरे मार्केट का नॉलेज है। कंज्यूमर क्या है? रेशनल है दोस्तों। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर रेशनल है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर रेशनल है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर रेशनल है, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद 2 नंबर जो आता है वो आता है यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आया था? ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले कंज्यूमर रेशनल है। 2 नंबर यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल है या ऑर्डिनल? सॉरी ऑर्डिनल, क्योंकि जिसको आप रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद कंज्यूमर इज कैपेबल फॉर रैंकिंग। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोला कि कंज्यूमर रेशनल है, ये इसकी एजम्पशन है। नंबर 2 मैंने क्या बोला, ये इंडिफरेंस कर्व तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। नंबर 3 मैंने आपको बोला कि कंज्यूमर है ना, जैसे मैंने बोला कि 4 प्रोडक्ट है, उस चारों प्रोडक्ट में रैंक दे सकूं, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि चारों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, मैं रैंक दे ही नहीं सकता।
तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्रोच दोस्तों तभी एप्लीकेबल होगी जब ये अप्रोच दोस्तों तभी एप्लीकेबल होगी जब क्या होगा, आप बताओ जब क्या होगा, जब वो कंज्यूमर कैपेबल हो कि वो रैंक दे सके। अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रैंक दे सके तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और 4 नंबर ये है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एप्लीकेबल होना चाहिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है उसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी तो ये समझो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एप्लीकेबल होना चाहिए। और अगला जो 5 नंबर पॉइंट आता है वो आपका आता है कि मनी इनकम, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। 5 मेरे साथ बोलो फटाफट। नंबर एक बताओ, 5 पॉइंट आपको बोलना है। नंबर 1 बताओ कंज्यूमर रेशनल है, उसके पास पूरा नॉलेज है। नंबर 2 ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नंबर 3 रैंकिंग होनी चाहिए। नंबर 4 बताओ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। नंबर 5 इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर जब तक ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं लगाओगे तब तक आपका ये अप्रोच काम का नहीं होगा। लेकिन इस अप्रोच को बहुत अच्छे से समझने के लिए 3 बातें समझनी पड़ेगी। एक होता है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, 2 नंबर होता है बजट लाइन क्या होती है, और नंबर 3 इस बार भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सर मैंने बोला हाँ सर, लास्ट बार भी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था किसके हिसाब से, कार्डिनल के हिसाब से। तो ऑर्डिनल के हिसाब से अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ना पड़ेगा, फिर बजट लाइन क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीज पढ़ने के बाद आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझना पड़ेगा। तो एक एक चीजें करके समझते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनो, सॉरी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है दोस्तों, सुनो मेरे बात। जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। जब मैं अपने पैसे 2 प्रोडक्ट पे लगाता हूं, जैसे सपोज करो, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला चलो मैं आपको पार्टी देता हूं, तो आपने बोला सर मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, चलो हमें पार्टी दो। मैंने बोला चलो पार्टी तो दे रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लो मेरी बात। आपने बोला सर क्या, देखो भाई साहब आपको जो खाना है ना वो खा लो, आपकी मर्जी है। मैं कंपलसरी नहीं कर रहा कि आपको पिज्जा ही खाना पड़ेगा, आपको पास्ता ही खाना पड़ेगा, आपको पाव भाजी खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला चलो एक काम करो, 100 रुपए की पार्टी दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है वो खाओ। एक बच्चा बोलता है सर मेरे को तो पास्ता अच्छे लगते हैं। मैंने बोला भाई तेरी मर्जी है, तू जो खाई। एक जना बोलता है सर मैं तो पास्ता नहीं खाऊंगा, मैं तो पाव भाजी खाऊंगा। मैंने बोला भाई तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जो खाना चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई इंसान 2 प्रकार के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो एक कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर एक प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे प्रोडक्ट को उसे छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वापस एक बार एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो एक कंज्यूमर है, वो कॉम्बिनेशन बनाता है, ABCD कॉम्बिनेशन बनाता है, ध्यान से सुनो। ये है एप्पल और ये है आपका ऑरेंज। ध्यान से सुनो, टॉपिक समझ में आ जाएगा। एप्पल और ऑरेंज, 1 2 3 4 और 10 7 5 और 4, ये आपका दे दिया। अब सुनो मेरी बात, तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। अब सुनो, एक कंज्यूमर 1 एप्पल खरीदता है और 10 ऑरेंज खरीदता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, इस कंज्यूमर ने ये बोला कि मैं 10 तो ऑरेंज खाऊंगा और 1 एप्पल खाऊंगा। फिर क्या हुआ, फिर कंज्यूमर ने बोला नहीं मुझे तो एप्पल ज्यादा खानी है। तो कंज्यूमर ने बोला एप्पल ज्यादा खानी है, तो मैंने उस कंज्यूमर को बोला देख, इफ यू वांट टू मोर एप्पल देन यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑरेंज। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि 1 एप्पल और खाऊं तो आपको कुछ ऑरेंज छोड़ना पड़ेगा, और ऑरेंज आपको 3 छोड़ना पड़ेगा 1 एप्पल के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया, एक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो अपन लोगों ने PPC कर्व में पढ़ा था, जिसे बोलते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसे अपन बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसे बोलते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि भाई साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है आपने खोया कितना 3 और पाया कितना 1, तो लॉस डिवाइड प्रॉफिट, लॉस डिवाइड गेन। तो लॉस डिवाइड गेन 3 डिवाइड 1 मतलब 3 का रेशियो बन गया। 3 का रेशियो बनने का मतलब 1 को पाने के लिए 3 छोड़ा, राइट। इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ क्या है। पहला कॉम्बिनेशन है 1:10 और दूसरा कॉम्बिनेशन है 2:7।
अब कोई इंसान, आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, डेटा तो चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया, लेकिन मैं यहां पे सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं। एक कंज्यूमर ने पहले बोला मैं 1 और 10 खाऊंगा, और अब कंज्यूमर बोल रहा है मैं 2 और 7 खाऊंगा। तो अगर वो 2 और 7 खा रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं यहां पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, यहां पे भी सेटिस्फेक्शन बराबर ही मिलेगा। सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले में डिफरेंट नहीं होगा। जब मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिफरेंट नहीं होगा तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस। क्या बोलते हैं, वापस बोल रहा हूं, एक कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जब डिफरेंट नहीं होता तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंट, जिसे बोलते हैं इंडिफरेंस। और यही तो आपका इंडिफरेंस कर्व है, और जब इसको डायग्राम में दिखा देते हैं तो इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेज कॉम्बिनेशन बनाता है, और इस कॉम्बिनेशन में जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसी किसी को सेम यही कॉम्बिनेशन, सेम वही सेटिस्फेक्शन इस कॉम्बिनेशन में मिलता है। इसका मतलब यहां और यहां उसका सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता। तो जब चेंज नहीं होता तो उसे बोलते हैं डिफरेंट नहीं होता, और जब डिफरेंट नहीं होता तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट, राइट। अब ये चाहता है कि मैं ना अब इसको 3 खाऊंगा, तो एप्पल को अगर 3 खाना चाहता है तो मैंने बोला कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 छोड़ने के लिए तैयार। सर पहले तो वो 3 छोड़ा था, अब वो 2 छोड़ रहा है, ऐसा कैसे हुआ भाई साहब। रूल क्या होता है, जैसे जैसे कोई चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ये बोलता है अब मैं अब मैं तो ना 2 ही छोड़ने के लिए तैयार हूं 1 को पाने के लिए। तो बताओ यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 और 5। तो इसका मतलब 1 और 10, 2 और 7, 3 और 5। इवन डेटा चेंज है, डेटा पे मत चले जाना, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पे जाना। मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तीनों सिचुएशन में बराबर है, और जब मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तीनों सिचुएशन में बराबर होता है तो उसे बोलते हैं डिफरेंट नहीं बोलते, और डिफरेंट नहीं बोलते, और जब डिफरेंट नहीं होता तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस। तो जो मैंने बनाया उसे बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। और जब याद करो डिमांड कर्व पढ़ते थे तो डिमांड स्केड्यूल होता था, स्केड्यूल के बाद उसको रिप्रेजेंट करते थे तो कर्व होता था। सेम टू सेम सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे है कि जब अगर यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को जब मैं टेबुलर प्रेजेंट करता हूं तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, और जब इस टेबल को मैं डायग्राम में दिखा देता हूं तो उसे दोस्तों बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व, राइट एवरीबॉडी। यहां तक आने के बाद अगर बात करें यहां तक, तो डायग्राम में बताओ कैसे दिखाओगे, ये डायग्राम में ऐसे बन जाएगा, ये डायग्राम में ऐसे बन जाएगा। अच्छा वो क्या था कॉनकेव, यहां, हाँ सॉरी, यहां पे बताओ 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 क्या था, पीपीसी पढ़ते थे, पीपीसी बताओ क्या होता था, आप बताओ, मैं तो नहीं बता रहा। पीपीसी बताओ क्या पढ़ते थे, पीपीसी 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 याद है क्या, पीपीसी क्या था, मैं तो नहीं बता रहा। पीपीसी पीपीसी सर पीपीसी क्या होता था बता दो तो क्या हो जाएगा। ओके, पीपीसी अगर बात करें तो देखो दोस्तों, यहां पे मैंने करवा तो रखा था आपको। ओके, तो बताओ पीपीसी क्या हो गया। पीपीसी आप लोगों ने क्या देखा था, कॉन्वेक्स देखा था, और ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, बताओ, आप बताओ क्या हो गया, ये शेप ये ऐसे हो गया, राइट। ओके, अब सुनो मेरी बात, एक सेकंड रुकना। वन सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जस्ट ए मिनट दोस्तों, कौन क्या,
सॉरी वो थोड़ा सा लैपटॉप गड़बड़ हो गया था। सुनो मेरी बात। तो यहाँ तक मैंने अभी क्या पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि भाई कौन ये जो पीपीसी है, जो पीपीसी है, सॉरी पीपीसी क्या होता था, पीपीसी होता था कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब ऐसा होता था, देखो ऐसे, ये होता था पीपीसी। अब पीपीसी है या ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब ये जो शेप होता है ना वो कॉन्वेक्स होता है। जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये मेरे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आया। तो कॉम्बिनेशन बनने के बाद सबसे बड़ी बात, जब मैं देखो ये होता है इंडिफरेंस सेट, और इंडिफरेंस सेट को जब मैं डायग्राम में दिखा देता हूं तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व है। और इंडिफरेंस कर्व बताओ क्या होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, राइट एवरीबॉडी। तो यहां तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बेसिस पे अगर अपन बात करें, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने जैसे सपोज करो ये लिख दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, चाहे कितने भी इस पॉइंट पे आप, चाहे इस कर्व पे चाहे कितने भी पॉइंट बना दो, सब पॉइंट पे ये लो ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अलग सेम है या अलग अलग है? तो आंसर आता है कि सर इन सारों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम ही होता है। यही दोस्तों आपका इंडिफरेंस पॉइंट है, यही मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। अब बात आती है कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। इंडिफरेंस सेट समझा दिया कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चेंज इन वाई डिवाइड चेंज इन एक्स लिख सकते हो। एक्स मतलब एप्पल, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन ऑरेंज डिवाइड चेंज इन एप्पल। ये लो भाई साहब, राइट। यहां तक आने के बाद दोस्तों बात करते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, जब एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व दिखा देते हैं तो वो बन जाता है मैप। ये भी आपको अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, क्वेश्चन ये आता है जब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मार्जिनल का मतलब एक एक्स्ट्रा, रेट का मतलब एक एक्स्ट्रा पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है दूसरा प्रोडक्ट। इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट है, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट है। तो ऑरेंज को पूछ रहा हूं, बता तेरे सब्स्टिट्यूट का मतलब एप्पल, इस एप्पल को पाने के लिए तू कितना छोड़ने के लिए तैयार है, इसे बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले इसने कितना छोड़ा था बताओ, 3, फिर 2, फिर 1। तो क्वेश्चन आता है कि ये बताओ क्यों गिरता हुआ होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक यूनिट को कंज्यूम करता जाता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उससे क्या होती है, कम होती है। इसी को अपन बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताओ, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पढ़ रखा है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व बताओ डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व बताओ कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व बताओ क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या हो सकता है अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। वापस आई रिपीट, ध्यान से सुनना, आई रिपीट। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस की कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। 2 नंबर अगर बात करें तो वो कॉन्वेक्स होता है। 3 नंबर अगर अपन बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। हो सकता है क्या, हो सकता है जब ये हो। अब क्वेश्चन आता है क्या सर स्ट्रेट लाइन क्या वो कॉनकेव भी हो सकता है, क्या हो सकता है जब वो इंक्रीजिंग हो। लेकिन ये थ्योरेटिकल तो पूछा जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आपका दे रखा है क्या, उसके बाद ये जैसे सपोज करो ये आपका होता है इंडिफरेंस मैप, ये IC1, ये IC2, ये IC3। तो इसका मतलब हायर IC गिव हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाई IC गिव हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब दूसरा आपको पता है IC कर्व कभी भी, ये है y एक्सेस और ये है x एक्सेस, कभी भी दोनों एक्सेस को टच नहीं करता है। किसी भी एक्सेस को कभी भी इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता। मतलब ये बोलना चाहता हूं ना तो ये y एक्सेस को टच करेगा ना x एक्सेस को टच करेगा, बिकॉज जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो दोनों में कोई जीरो होता ही नहीं है। तो जीरो नहीं होगा तो वो टच कैसे करेगा, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि IC कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्या बोला, IC कर्व कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं हो सकते, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। बात आती है सर इंटरसेक्ट का मतलब बताओ ना क्या होता है। इंटरसेक्ट का मतलब इधर देखो, ध्यान से सुनो। इंटरसेक्ट का दोस्तों मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो ये एक IC है और ये एक IC है, गलत बना रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन समझाना पड़ेगा। ये IC है आपका IC
ये है IC नंबर 2, ये है IC नंबर 1। अब एक बात बताओ, IC पे मैंने दो कॉम्बिनेशन बना दिए, ये लो A और B, और IC2 पे भी मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए A और C, और A पॉइंट दोनों में इंटरसेक्ट हो रहा है, कॉमन पॉइंट हो गया। तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई एक कर्व पे आप चाहे कितने भी पॉइंट बना लो, उन पॉइंट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। सर एग्री कर रहे हैं? तो इसका मतलब IC1 पे A और B है, इन दोनों में बराबर सेटिस्फेक्शन है। IC2 पे A और C है, वो भी बराबर है। तो अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है, तो B और C भी तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब IC3 का मतलब हो गया B इक्वल टू बोलो C, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी तो दोस्तों बराबर हो गए। तो B इक्वल टू बताओ क्या हो गया, C। इसीलिए कभी भी ये ऐसा हो नहीं सकता, नेवर इंटरसेक्ट, राइट। ये गलत क्रॉस का साइन है, ये कोई डायग्राम नहीं, क्रॉस का मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, और अपन लोगों को अगली क्लास में क्या पढ़ना है, बजट लाइन पढ़ना है, और उसके बाद हम प्रोडक्शन चैप्टर चालू कर देंगे, राइट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों रिवीजन क्लास है, रिवीजन में थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ। फास्ट इसलिए चलता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आपके पढ़े हुए हैं, तो एक बार बस रूबरू करवाना है टॉपिक को, ताकि एक बार चीज़ें याद आ जाए और साथ साथ आप मेरे साथ मॉड्यूल से पढ़ते रहो, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।